आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? इसको हटा दें। आप बोलते हैं वैसे भी सर वो वाला माइक लीजिए प्लीज, उसमें आवाज आएगी। नहीं आएगी। लीजिए सर। आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? आवाज उठाइए सर। 2011-12 के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि 10-12 वर्ष के बाद अगर रामलीला मैदान जाना हुआ तो इस रूप में आना पड़ेगा। और खुद एक आंदोलन को समर्थन करने के लिए एक पत्रकार के नाते नहीं, एक्टिविस्ट के नाते मुझे उतरना पड़ेगा सड़क पे। मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया इज नॉट अंडर यू। इसका मतलब है कि मीडिया आपके अधीन नहीं है। अब मीडिया चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ अगर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव के अधीन हो गई, एग्जीक्यूटिव के अधीन हो गई, न्याय के अधीन होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के अधीन होना चाहिए। और इसलिए हम जैसे पत्रकारों को सड़क पर उतर के जो न्याय है और सत्य है उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा। ये आपका सौभाग्य है कि आज आपको आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं हैरान हूं कि एक ऐसे विषय को लेकर के जिसमें लोग दिन रात तिल तिल करके जान गंवा रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही, मां बाप का इलाज नहीं हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, और उनको प्रदर्शन करने के लिए इतनी बड़ी रामलीला मैदान खाली है, लेकिन सड़क के किनारे जगह दिया गया। यह जनतंत्र नहीं हो सकता है। जनतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार है। हां, यह बात जरूर है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण हो। जो हम अपनी बात सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से बताएं। लेकिन धैर्य की भी कोई सीमा होती है। धैर्य का लगातार परीक्षण कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई में पिछले 12 वर्षों से, 14 वर्षों से मामला उलझा हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे उस संस्थान के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है जिस संस्थान के लिए कभी मैंने अपनी सेवा दी थी। मैंने उस संस्थान को सेवा नहीं दी थी। हमारा संस्थान था मीडिया, और मीडिया का प्रबंधन संयोग बस उस संस्थान के जो प्रबंधक थे वो भी कर रहे थे। हमारा इंस्टीट्यूशन मीडिया था, हमारा इंस्टीट्यूशन वो प्रबंधन नहीं था जिसके खिलाफ आज हम यहां पर खड़े हैं। हम मीडिया का साथ दे रहे थे, तब भी मीडिया के लिए जी रहे थे, मीडिया के लिए मर रहे थे। आज भी मीडिया के लिए जी रहा हूं, आज भी मीडिया के लिए मर रहा हूं। बंगाली में कहावत है, यदि तुहार डाक सुने क्यों ना आवे तो एकला चलो रे। हम अकेले चले और इतने साथियों का साथ मिल रहा है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमने आपको कल भी कहा था कि अगर मुझे सड़क पर उतरना पड़े तो मैं सड़क पर उतरने से परहेज नहीं करूंगा। मैं पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया। मुझे मालूम है एक दीनहीन व्यक्ति
जो आर्थिक रूप से अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है, उसे माइक भी जुटाने के पैसे नहीं है। लेकिन ये सरकार सुन ले, दरिद्र नारायण जब जगती है तो बड़ी बड़ी सत्ता चली जाती है। दरिद्र नारायण को चुनौती ना दे सरकार। और इसलिए मैं रामलीला मैदान पर अगर आपने एक कॉर्नर दिया है तो इसी कॉर्नर से पेनल्टी गोल किया जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। और जितनी जिम्मेदारी सरकार की, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष में बैठी पार्टियों की है, ये ध्यान रहे। आज विपक्ष की पार्टियां अगर आपके साथ खड़ी हो जाए तो यह मामला 2 दिन में सॉल्व हो सकता है। नहीं हो रही है। इसलिए मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन संयमित भाषा में मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि आप आर्थिक रूप से बीमार और परेशान व्यक्ति की पीड़ा को जितना जल्द हो सुन लीजिए और उसका निवारण करिए। नहीं तो यह आंदोलन गली गली पहुंचेगी, घर घर पहुंचेगा यह आंदोलन। यह मामला कुछ हजार लोगों का नहीं है, कुछ लाख लोगों का भी नहीं है, कुछ करोड़ लोगों का है, कुछ करोड़ लोगों का है। और मुझे जानकारी मिली है कि कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। अगर 10 से 13 करोड़ निवेशक हैं तो एक परिवार पर अगर 4 ही गिन लीजिए तो भी 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। महाराष्ट्र से, बंगाल से, उड़ीसा से, साउथ से। लेकिन अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि राजधानी दिल्ली के लोग नहीं आए हैं। कम लोग ये देखिए दिल्ली के लोग आ गए। राजस्थान, गुजरात, बधाई। एक बार दिल्ली के लोगों को बधाई, एक बार दिल्ली के लोगों ने बधाई। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भी आए। आपने तो फर्क मित्रों, चाहे 2 लोग आए, 2 भी 11 के बराबर और 11,11,100 के बराबर और 1100 11 लाख के बराबर और 11 लाख 11 करोड़ के बराबर है। ऐसी जिद के साथ ही आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभी मैंने सुना किसी नेता विशेष को लेकर के चोर कह देना, ऐसी टिप्पणी से बचिए, क्योंकि ये मेरी सीमा है। मैं एक पत्रकार भी हूं, तो मुझे शुचिता नहीं खोनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, संयमित भाषा में सरकार को अपनी बात कही जा सकती है, मर्यादित तरीके से कही जा सकती है। गांधी तो 73 लोगों के साथ लेकर के चले थे और फिर लाखों का कारवां बन गया दांडी मार्च में। कितनी परेशानियां हमारे रणबांकुरों ने झेली, आजादी के दीवानों ने। लेकिन आज मैं हैरान हूं, ये मैं बात सरकार से जरूर पूछना चाहता हूं, जो हमारा डेमोक्रेसी स्क्वायर जिसको आप जंतर मंतर कहते हैं, उसको आपने बैरिकेड से घेर दिया है। रामलीला मैदान में वो लोग अपनी बात कहने आए हैं, बात भी नहीं कहने दे रहे। कहां जाएं? अदालत में जाने के लिए पैसे नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, संस्थान का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में ये लोग कहां जाएं? ये सरकार को बताना होगा। रामलला का मंदिर बन रहा है, लेकिन यहां घरों में जो मंदिर है वो टूट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। घर घर मंदिर तभी बनेगा जब पेट की आग, पेट की क्षुधा शांत रहेगी। भूखे भजन न हो गोपाला, तो ये आज की नहीं कहानी, ये हजारों वर्षों की कहानी है। भूखे पेट भजन कैसे होगा? इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 27 दिसंबर को भी कुछ कारवां जंतर मंतर पर आया था, और आज इस कड़ाके की ठंड में, अभी ध्रुव जी कह रहे थे कि दिल्ली वालों को ठंड में
शिमला नजर आता है और गर्मी में जैसलमेर नजर आता है। लेकिन हमारे आंदोलनकारी जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपने बाल बच्चों के इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने माँ बाप का दुख दर्द बांटने के लिए, उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और मैं आप सभी आंदोलनकारियों से आग्रह करता हूं कि धैर्यपूर्ण तरीके से इस आंदोलन की रफ्तार को तेज कीजिए और तब तक इस आंदोलन की रफ्तार को तेज कीजिए जब तक कि आपका पाई पाई नहीं मिल जाता है।